श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है। खाने पीने की चीजें बेहताशा महंगी हो चुकी हैं, आम पब्लिक की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। कुछ चीजें जैसे डीजल वगैरह देश में खत्म हो चुके हैं। पेट्रोल भी कुछ दिन के लिए बचा हुआ है। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो डीजल, पेट्रोल या अन्य जरूरी सामान विदेश से मंगा सके। श्रीलंका की आबादी लगभग 2.25 करोड़ के आसपास है। श्रीलंका का जो रुपया है वो एक कागज का टुकड़ा बन चुका है। श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल में 70% के करीब कम हो चुका है। इस समय श्रीलंका के पास लगभग 12,000 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है, जबकि पेट्रोल, डीजल और अन्य जरूरी सामान आयात करने के लिए 91,000 करोड़ रुपए एक साल का खर्चा आता है। अगर देखा जाए तो लास्ट 3 महीने में पेट्रोल डीजल डबल हो चुके हैं। एक 400 ग्राम दूध का पैकेट 800 रुपए में मिल रहा है। अगर देखा जाए तो श्रीलंका अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। ऐसा क्या हुआ श्रीलंका के साथ, ये समझने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ, यानी कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उसके कुछ समय बाद ही श्रीलंका भी आजाद हो गया। जब श्रीलंका आजाद हुआ तो जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उसको एक ऑप्टिमिस्ट तरीके से देख रही थी, क्योंकि श्रीलंका की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एक्सपोर्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छी लोकेशन मानी जाती है। श्रीलंका में रबर, चाय और कोकोनट का उत्पादन बहुत भारी मात्रा में होता था और श्रीलंका के एक्सपोर्ट का 90% हिस्सा रबर, चाय और कोकोनट से ही आता था। 1955 में रबर और चाय के प्राइसेस में इंटरनेशनल मार्केट में भारी गिरावट आई और पहली बार श्रीलंका ने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा। इसकी 2 मुख्य वजह थी। आजाद होने के बाद श्रीलंका ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई नहीं किया। डाइवर्सिफाई मतलब कि जो आपका एक्सपोर्ट है वो कुछ ही कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट है। अगर उसमें से किसी भी कंपोनेंट का इंटरनेशनल मार्केट अफेक्ट होता है तो आपकी इनकम का एक मेजर सोर्स खत्म हो जाता है। और दूसरा रीजन था कि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसने अपने डेवलपमेंट पे पैसा खर्च नहीं किया। अगर 1960 के दशक तक आप देखोगे तो श्रीलंका की गवर्नमेंट अपने टोटल एक्सपेंडिचर का केवल 10% हिस्सा अपने डेवलपमेंट पे खर्च करती है। बाकी 90% हिस्सा वेलफेयर स्कीम्स में जाता था, यानी कि लोगों को मुफ्त चीजें देने में 90% हिस्सा बजट का चला जाता था। गवर्नमेंट को महसूस होने लगा कि इस तरह तो काम नहीं चलेगा, अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए 1962 में नेशनल प्लानिंग काउंसिल की प्लानिंग की गई, जिसका काम था कि लॉन्ग टर्म के लिए देश में कुछ ऐसी इकाइयों की स्थापना जिससे कि देश का एक्सपोर्ट मार्केट बढ़े और उसको डाइवर्सिफाई किया जा सके। लेकिन इसी बीच इलेक्शन आ गए और नेताओं ने बड़े बड़े वादे कर दिए। जैसे कि आप देखते हो कि आजकल भारत में भी ट्रेंड चल चुका है कि लोगों को मुफ्त की चीजें बांटने का। वही उस दौर में श्रीलंका में था और नेता लोग लोहावन वादे कर देते थे। इसकी वजह से इन्होंने नेशनल प्लानिंग काउंसिल को साइड में रख दिया। इसी तरह चीजें चलती रही। 1977 में गवर्नमेंट को डेवलपमेंट की जरूरत महसूस हुई कि ऐसे काम नहीं चलेगा, डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने 1977 में एफडीआई के लिए अपने दरवाजे खोले। फूड सब्सिडीज को और जो फ्रीवीज को कम किया गया। जनता भी इस चीज को समझने लगी थी और उसने भी गवर्नमेंट का सपोर्ट किया। 1977 में जो ग्रोथ रेट 2% हुआ करता था श्रीलंका का, 1982 आते आते वो 6% पर पहुंच गया। इन 5 सालों के बीच में श्रीलंका का टूरिज्म भी काफी हद तक बढ़ा और एक्सपोर्ट भी बढ़ा। अब एक्सपोर्ट में जो कपड़ा था उसकी हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 16% तक पहुंच चुकी थी। अब आता है ये 1983, जिसमें श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पैसा डेवलपमेंट में जाना चाहिए वो गवर्नमेंट अब डिफेंस सिस्टम पर खर्च करने लगी। 1982 में गवर्नमेंट के टोटल बजट का डिफेंस में जो एक्सपेंडिचर हुआ करता था वो 4% था
और 1996 तक आते आते ये जो एक्सपेंडिचर है वो 21.5% के आसपास पहुंच गया। इसी बीच ये देखा गया कि चाइना सिविल वॉर के दौरान श्रीलंका को काफी सपोर्ट करने लगा और हथियारों वगैरह की सप्लाई चाइना से काफी हद तक होने लगी। सिविल वॉर की वजह से जो एमएनसी श्रीलंका में आनी थी, जो एफडीआई श्रीलंका में आना था, यानी कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होना था, कंपनी अपने हाथ खींचने लगी और श्रीलंका में वो सारी चीजें नहीं हो पाई और गवर्नमेंट की प्लानिंग साइड में हो गई। अब आता है ईयर 2005 में नई सरकार बनती है महिंद्रा राजपक्षे की, जो डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे देशों से हैवी मात्रा में कर्ज लेते हैं और सबसे ज्यादा वो सपोर्ट चाइना को करते हैं। इसी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था हम्बनटोटा बंदरगाह बनाना। उसके लिए इन्होंने यूएस को कांटेक्ट किया। यूएस ने अपनी एनालिसिस की टीम बिठाई और उनको बोला कि देखो कि ये जो प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, जो बंदरगाह बनाना चाहते हैं, क्या ये फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट है, क्या ये अपनी लागत निकाल पाएगा। जब एनालिसिस की टीम ने यूएस को मना कर दिया कि ये जो पोर्ट बनाया जा रहा है ये अपनी लागत भी नहीं निकाल पाएगा, तो यूएस ने श्रीलंका को इस पोर्ट को बनाने के लिए लोन देने से मना कर दिया। लेकिन श्रीलंकन सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई थी। अब वो लोन लेने के लिए भारत सरकार के पास आती है। भारत सरकार भी यही करती है, एनालिसिस की टीम श्रीलंका भेजती है और प्रोजेक्ट की वायबिलिटी चेक करती है। तो भारत सरकार श्रीलंका को सलाह देती है कि जो आप ये पोर्ट बना रहे हो ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है, ये अपना लागत भी नहीं निकाल पाएगी, इसलिए आप इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो और जो आपका ऑलरेडी बना हुआ कोलंबो पोर्ट है उसमें संभावना है, आप उसको विकसित करने पर ध्यान दीजिए। लेकिन महिंद्रा राजपक्षे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब भारत से हटकर वो गए चाइना के पास। जब वो चाइना के पास लोन लेने के लिए पहुंचे तो कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है और यहीं से श्रीलंका के हालत खराब होना शुरू होते हैं। चाइना एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों को लोन तो देता है, लेकिन उसकी जो नीयत है वो कभी साफ नहीं रही है। और दूसरी बात ये थी कि जो हम्बनटोटा पोर्ट था या जो बंदरगाह बनाया जा रहा था वो चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक एक लोकेशन थी जिससे वो इंडिया पर नजर भी रख सकता था। और चाइना की ये पॉलिसी रही है कि जो भारत के आसपास के नेबर यानी पड़ोसी देश हैं उनमें इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जाए, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो या मालदीव हो, सब जगह चाइना सरकार ने हैवी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में और उनके प्रोजेक्ट में किया हुआ है। चाइना कोई बेवकूफ कंट्री तो है नहीं, उसने भी देख लिया ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, तो उसने कहा मैं आपको लोन तो दे दूंगा, लेकिन मेरी 2 मेजर शर्तें हैं। पहली शर्त कि ये जो पोर्ट बनाया जाएगा, जो बंदरगाह बनाया जाएगा, इसका ठेका एक चाइनीज कंपनी को दिया जाएगा। और दूसरी शर्त ये है कि अगर आप अपनी समय सीमा के भीतर इसका कर्जा नहीं चुका पाते हो तो ये बंदरगाह आपको 99 साल की लीज पर चाइना को देना होगा। श्रीलंका सरकार ये शर्तें मान लेती है और 2007 में हम्बनटोटा बंदरगाह का निर्माण का कार्य शुरू होता है। 2009 में सिविल वॉर खत्म हुआ और एक विक्ट्री परेड निकाली जाती है जिसमें श्रीलंका की आर्मी अपने हथियारों का प्रदर्शन करती है, जिसको देख के साफ लगता है कि सिविल वॉर में चाइना की दखल अंदाजी हद से ज्यादा थी और उसको भारी मात्रा में हथियार सप्लाई किए गए थे। 2010 में हम्बनटोटा बंदरगाह बनके तैयार हो जाता है। 2015 में महिंद्रा राजपक्षे की सरकार नहीं आती है, उसकी जगह एक नई सरकार बनती है। नई सरकार बन चुकी थी और चाइना ये भी देख चुका था कि जो बंदरगाह बनाया गया है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा। इसी बीच उसने नई सरकार से अपना लोन मांगना शुरू कर दिया। श्रीलंका की सरकार इस हालत में नहीं थी कि वो लोन का रीपेमेंट कर पाए, क्योंकि जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर था उसका एक मेजर हिस्सा लोन को चुकाने में जा रहा था, लोन की ब्याजों की भरपाई करने में जा रहा था। आखिर 2017 में श्रीलंका सरकार ने हम्बनटोटा बंदरगाह और उसके आसपास की 15,000 एकड़ जमीन चाइना को 99 साल की लीज पर दे दी। श्रीलंका की हालत तो पहले से ही खराब हो रही थी, लेकिन जो रही सही कसर है वो कोविड ने पूरी कर दी। कोविड का दौर आया और श्रीलंका की इकोनॉमी ठप होने लगी। श्रीलंका की इकोनॉमी का जो मेजर हिस्सा है
अगर आप देखें 2019 में टूरिज्म से उसका 12% हिस्सा टोटल आय का आता था और कोविड की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री लगभग बंद होने के कगार पर पहुंच गई। टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिससे सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा श्रीलंका को मिलती थी। इसके बाद जो रही सही कसर थी वो गवर्नमेंट की पॉलिसी ने कर दी। गोटाबाया राजपक्षे चाहते थे कि श्रीलंका पहला ऐसा देश बने जहां 100% ऑर्गेनिक खेती होती है। इसी के लिए उन्होंने 2019 में रासायनिक खादों के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, जिससे कि श्रीलंका ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े। लेकिन इसका नतीजा जो सरकार ने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत हुआ और खेती में उपज बहुत कम हुई और चाय का उत्पादन कम हुआ, एक्सपोर्ट कम हुआ और चाय के एक्सपोर्ट की जो हिस्सेदारी थी जो टोटल एक्सपोर्ट में लगभग 10% थी, जिससे कि श्रीलंका की विदेशी मुद्रा की आवक कम हो गई। इसके अलावा कोविड के दौर में जो कपड़ा इंडस्ट्री थी उसमें भी उसकी जो एक्सपोर्ट है वो काफी हद तक गिर चुकी थी और श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व कम होने लगा। 2 साल के भीतर ही श्रीलंका का 70% फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया। इस साल जनवरी में आए आंकड़ों के अनुसार 2.66 लाख करोड़ का कर्ज श्रीलंका सरकार के पास है, जिसका लगभग 35% हिस्सा चाइना गवर्नमेंट का है। भारत हमेशा पड़ोसी देशों की मदद करता हुआ आया है और इस संकट के दौर में भी भारत ने श्रीलंका को मदद दी। 40,000 टन डीजल और 40,000 टन चावल श्रीलंका को भेजा जा रहा है। इसके अलावा 19,000 करोड़ का कर्ज ऑलरेडी श्रीलंका को दिया जा चुका है और 11,000 करोड़ का कर्ज श्रीलंका द्वारा और मांगा गया है। इस स्थिति का जो मेन कारण है वो सरकार कुछ लोगों के द्वारा, कुछ पारिवारिक लोगों के द्वारा चलाया जाना और मेजर जो सरकार के पद हैं उन पर ऐसे लोगों को बिठा देना है जो काबिल नहीं है और एक ही परिवार के 7 लोग सत्ता में काबिज मुख्य पदों पर हो रखे हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका बद से बदतर हालत की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी मेजर वजह है कि आर्थिक संकट के बावजूद दूसरे देशों से हैवी कर्ज लेना और अपने आयात पर निर्भरता को कम न करना और अपने एक्सपोर्ट को न बढ़ाना। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो राजनेता हैं वो दूरदर्शी नहीं है, वो अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं दे पा रहे, जिससे कि आयात पर निर्भरता कम नहीं हो पा रही है। जिस देश का इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तो वहां हमेशा विदेशी मुद्रा का क्राइसिस बना ही रहता है। एक और बड़ी बात यहाँ निकल के सामने आती है कि जिस देश का राजनीतिक नेतृत्व कमजोर होता है और दूसरे देशों के पिछलग्गू बनने का प्रयास करता है, उस देश की क्या स्थिति हो जाती है वो आप श्रीलंका से जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आज की इस वीडियो का क्रेडिट जाता है हमारी टीम मेंबर कृतिका को, जिन्होंने ये सारी जानकारी जुटाकर हमें दी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।